नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा की इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मैं मनी जानी हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक रियल और जेन्युइन डाउट के साथ। कई सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर हम अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि जो सिलेबस के अंदर जो 2022 का सिलेबस है उसमें बायोलॉजी के जो चैप्टर दे रखे हैं यूनिट वाइज, और जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है उनमें कैसे कॉम्बिनेशन बताए, मतलब कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर टोटली स्किप कर देना है यानी कि पूरी तरीके से छोड़ देने हैं, या फिर कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कुछ एक टॉपिक पढ़ने हैं और कुछ एक टॉपिक छोड़ देने हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत थी और इस प्रकार की दिक्कत के लिए ही यह चैनल है। ठीक है, इस प्रकार के वीडियो वही बच्चे देखेंगे जिनको वास्तव में तैयारी करनी होती है, वही इस प्रकार के वीडियो की डिमांड करते हैं, क्योंकि ये एक जेन्युइन डाउट बच्चों का मुझे लगा और इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पे दिखेंगे। आप पिछले 2 साल मतलब 2 महीनों लास्ट के जो 2 महीने हैं उसके अंदर देख लो आपको कितने वीडियो मिले क्लासेस के अलावा, बहुत कम, रेयरली 1 या 2 का दुका। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा डाउट था और अच्छा कंफ्यूजन था, मतलब बच्चों को इस बारे में बताना चाहिए क्योंकि वास्तव में इसमें बच्चों को परेशानी होती है। ठीक है ना, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधी मुद्दे पे बात करेंगे। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी का जो 2022 का सिलेबस है हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, न्यू एनसीईआरटी का यहाँ पे मैं कुछ नहीं कहूंगा कि न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर हट गया, न्यू एनसीईआरटी में वो चैप्टर हट गया। ठीक है, वो हट गया, अलग बात है। 2022 का जो सिलेबस है वो 2022 का सिलेबस पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था और उसी के अकॉर्डिंग ये मैं आपको आज की चीजें बताऊंगा। अब अगला जो सिलेबस आएगा वो मेरा ये मानना है कि लगभग जो 2022 का सिलेबस था एग्जैक्ट वही रहेगा, कोई ज्यादा बदलाव उसमें नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो नई एनसीईआरटी के अनुसार बदलाव करते हैं तो अपन फिर से उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, होगा नहीं होगा तो वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अभी जो डिस्कशन चलेगा वो ऑफिशियल जो सिलेबस है हमारे पास 2022 का सिलेबस। मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यू वाली एनसीईआरटी में ये चैप्टर हट गया मत पढ़ना, न्यू वाली एनसीईआरटी में ये चैप्टर हट गया इसको मत पढ़ना, ये चीजें मेरे पास नहीं है। मैं ऑफिशियल चीज पे विश्वास करता हूं, जो आरएसएसबी बोर्ड का सिलेबस दे रखा है उसी की मैं बात करूंगा और उसमें जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैं आपकी एकदम एग्जैक्ट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की वीडियो की आवश्यकता नहीं रहेगी कि बायोलॉजी में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर स्किप करने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एक बार आप सभी विद्यार्थी जो आपके पास एनसीईआरटी हैं 11th और 12th वाली वो लेके बैठे वीडियो को पॉज करें और 11th और 12th की एनसीईआरटी लेके आए। मोस्टली बच्चों के पास वही पुरानी वाली एनसीईआरटी है। ठीक है, क्योंकि नई वाली तो अभी जो 12th में आए उनके पास है। ठीक है, तो लेके आगे, आज से है कि लेके आगे रे। अब निकालो सबसे पहले क्लास 11th वाली एनसीईआरटी लेके, ये भी चीजें क्या लिखी है मैं आपको बता दूंगा। पहले आप 11th वाली एनसीईआरटी निकाल के बैठे। देखो मेरे को सुनने से कुछ नहीं होगा, मेरे मुंह के ऊपर, मुंह के सामने से देखने क्या होगा, आप खुद चीजों को एनालिसिस करो, जो मैं बोल रहा हूं उसको देखिए आप। पहला जो चैप्टर है क्लास 11th की एनसीईआरटी में जीव जगत टैक्सोनॉमी का चैप्टर है, जिसके अंदर जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति इनके बारे में जानकारी दे रखी है। हर्बेरियम क्या होता है, जंतु उद्यान क्या होता है, प्राणी उद्यान क्या होता है, इन चीजों के बारे में बात की है, बोटेनिकल गार्डन वगैरह। ठीक है, तो वो जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि सिलेबस में नहीं है। दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण, इसमें आपके कवक दे रखा है और कवक आपके साफ साफ सिलेबस में लिख रखा है। ठीक है, तो मतलब ये चैप्टर आपको पढ़ना है। अब कवक के अलावा इसके अंदर लाइकेन के बारे में भी दे रखा है, छोटी 3-4 बातें हैं लाइकेन के बारे में, विषाणु के बारे में और प्रोटिस्टा के बारे में, और थोड़ी बहुत जानकारी जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर आप स्किप मत करना, मैं ये कहूंगा कि ये चैप्टर आप पूरा पढ़ ले। आप टू द पॉइंट रहना चाहते हैं तो आप सिर्फ सवाल पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा आप पूरा चैप्टर पढ़ें। ठीक है, तो दोनों बातें क्लियर। अगर आप टू द पॉइंट सिलेबस में रहना चाहते हैं तो सिर्फ इसमें से आपको क्या पढ़ना है, कवक फंजाई वाला टॉपिक दूसरे चैप्टर में से, और मेरी बात माने तो आप पूरा चैप्टर पढ़ें। ठीक है बच्चों, तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम।
प्लांट किंगडम आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में दे रखा है, लिखा हुआ है। सवाल, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके सामान्य लक्षण। तो ये पूरे के पूरे जो पादप जगत के 5 संघ है वो आपको पढ़ने हैं, यानी कि तीसरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ना। चौथा है प्राणी जगत या जंतु जगत अपन कह सकते हैं। नॉन कोडेटा और कोडेटा के जितने भी संघ है पूरा का पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से पढ़ना है। यानी कि ये जो यूनिट है इसके अंदर केवल एक चैप्टर आप स्किप करेंगे, जीव जगत, टैक्सोनॉमी वाला। ठीक है, अगला जो है वो है पादपों की आकारिकी, मोर्फोलॉजी है पादपों की आकारिकी। अब इसके अंदर जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है, पुष्प भी है, बीज भी है, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर ये भी आपको पढ़ना है। ये भी आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आप स्टार मार्क लगा दीजिए, सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी चैप्टर से बनते हैं तो वो मोर्फोलॉजी वाला चैप्टर है, अगर पिछले सालों का रिकॉर्ड देखूं तो। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि कहां से सवाल ज्यादा आते हैं, और बाकी ये जो चीजें अपन का डिस्कशन है वो तो रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं बात करूं, ऊपर हमने एक देखा कवक, पादप जगत के अंदर या वनस्पति जगत में कवक देखा, तो कवक मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कवक है। उसके बाद पादप जगत के अंदर जो शैवाल है, एल्गी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना ही रखना है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और उसके बाद में मॉर्फोलॉजी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। जड़, जड़ों के प्रकार, जड़ों के रूपांतरण, बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में ये चैप्टर करवाया, मैंने तो सारे ही करवा दिए। उसके ऊपर भी बात करूंगा कि मैंने कौन कौन से करवाए, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे थे। अभी के लिए जो बच्चे नए हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं, उनकी बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर कुछ फैमिली वगैरह है, कुल वगैरह है, तो वो आप स्किप कर देंगे। फैमिली या कुल जो है वो आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है। उसके बाद में आती है एनाटॉमी, पुष्प पादपों की शारीरिकी। तो इसके अंदर आपको उत्तक पढ़ना है, उत्तक तंत्र पढ़ना है और द्वितीयक वृद्धि पढ़ना है, यानी कि ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, तो लगभग पूरा चैप्टर हो जाता है। थोड़ी बहुत आप ये चीजें छोड़ सकते हैं कि स्ट्रक्चर वाला, ठीक है, डाइकोट, स्टेम और स्ट्रक्चर वाली चीजें जो है कुछ एक आप छोड़ सकते हैं। बाकी 3 टॉपिक आपके सिलेबस में है, उत्तक तंत्र है और द्वितीयक वृद्धि, टिश्यू सिस्टम और सेकेंडरी ग्रोथ, ये तीनों चीजें आपके टॉपिक में है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर 7वां, जंतु उत्तक, जो शायद आपके बुक में लिखा होगा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ये चैप्टर आपको छोड़ देना, ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है। पूरी तरीके से कितने चैप्टर छोड़े अभी हमने, एक तो जीव जगत और एक ये 7वां चैप्टर प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जिसे अपन जंतु उत्तक भी कहते हैं। 4 प्रकार के उत्तक होते हैं, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। ठीक है, तो ये उत्तक वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि सिलेबस में नहीं। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, 8वां चैप्टर कोशिका, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है ना, सोचने वाली बात ही नहीं है। 9वां चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर 9वां चैप्टर जो है वो जैव अणु वाला पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। देखो 9वां चैप्टर सिलेबस में नहीं है, पहली बार सुनो, ध्यान से सुनो, 9वां चैप्टर जैव अणु सिलेबस में नहीं है, तो इस तरीके से अपन को नहीं पढ़ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि 9वां चैप्टर आप सभी को कंपलसरी पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जैव अणु क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये बेसिक जानकारी है, ये बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की बेसिक जानकारी है। और आप सभी को पता है कि आपके सेकंड पेपर में अलग से सामान्य विज्ञान के 10 सवाल आएंगे, तो वो जो 10 सवाल आएंगे आप चाहते हैं कि वो उस 10 सवाल में से भी जो बायोलॉजी के 3-4 सवाल आए वो भी आप सही कर पाए, तो ये चैप्टर पढ़ने की बहुत जरूरत है। सवाल आता है, विटामिन से सवाल पूछ लेंगे, प्रोटीन से पूछ लेंगे, कार्बोहाइड्रेट में से किसी शर्करा से सवाल पूछ लेंगे, तो ये चैप्टर आप स्किप नहीं करेंगे। भले ही सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन सामान्य विज्ञान तो दिया हुआ है, और सामान्य विज्ञान के अंदर जैव अणु आप नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, मुझे बताओ, है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको बेहतरीन एनालिसिस के साथ बता रहा हूं कि कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना, कौन सा सिलेबस में है, कौन सा सिलेबस में नहीं, दोनों चीजें मैं क्लियर करता हुआ जा रहा हूं। ठीक है, तो जैव अणु सिलेबस की दृष्टि से देखें तो सिलेबस में नहीं, लेकिन अगर अपन पढ़ना चाहें नहीं, अगर अपन सिलेक्शन लेना चाहें तो ये चैप्टर पढ़ना। ठीक है, अगला चैप्टर सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, बिल्कुल पढ़ना है। अगला चैप्टर है पौधों में परिवहन, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है पौधों में परिवहन,
पूरा का पूरा पढ़ना है। अगला चैप्टर है खनिज पोषण, न्यूट्रिशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपके, देखो मैं जहां पे कह रहा हूं ये सिलेबस में नहीं है, वहां पे क्रॉस मार्क करते चलिए, क्योंकि फिर लास्ट में तुम फिर भूल जाओगे। ठीक है, तो ये चैप्टर भी सिलेबस में नहीं है। लेकिन 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 पिछले सालों के पेपर देखेंगे तो उसमें एक दो सवाल आपको इस चैप्टर से दिखेंगे। मतलब सर, मतलब ये है कि इस चैप्टर को सिलेबस में न देकर भी आपसे सवाल पूछे गए हैं। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो इस चैप्टर की बेसिक जानकारी भी आपको लेनी पड़ेगी। भले पूरा डिटेल में चैप्टर मत पढ़िए, ये इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। और मैंने भी ये चैप्टर करवाया, मैंने जैव अणु वाला भी करवाया, बेहतरीन ढंग से करवाया। और मैंने ये वाला जो खनिज पोषण है ये वाला चैप्टर भी करवाया, क्योंकि इससे सवाल आए तो बेसिक जानकारी मैंने दे दी कि भाई कौन सा पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसी को लेकर के एक सवाल पूछा था। फिर मैंने तत्वों को लेकर के बात की कि कौन सा तत्व किस रूप में एब्जॉर्ब होता है पौधों में और वो क्या काम करता है पौधों के अंदर। और फिर एक छोटी सी चीज आपको ये पढ़ लेनी है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। ये इतनी चीजें कम से कम आप खनिज पोषण में पढ़ेंगे, अगर आप नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार का रिस्क लें। ठीक है, बाकी सिलेबस के अंदर नहीं है। अगली बात, प्रकाश संश्लेषण पूरा का पूरा सिलेबस में है। श्वसन पूरा का पूरा सिलेबस में है। पादप वृद्धि एवं परिवर्तन पूरा का पूरा सिलेबस में है, जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाला चैप्टर है। ठीक है, आगे पाचन पूरा का पूरा सिलेबस में है। श्वसन पूरा का पूरा सिलेबस में है ना, ये श्वसन 17वां चैप्टर है। फिर 18वां चैप्टर परिसंचरण तंत्र, रक्त और हृदय दोनों सिलेबस में है, तो ये पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। सॉरी, तरल एवं परिसंचरण तंत्र वाला जो चैप्टर है आपका 18वां, उसमें आपके ब्लड भी दे रखा है और हृदय भी दे रखा है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद में आ जाता है उत्सर्जन तंत्र, पूरा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद में 20वां चैप्टर, ध्यान देंगे यहाँ पे, गमन एवं संचलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये जो चैप्टर है इसके अंदर दो पार्ट है, एक इसके अंदर अस्थियां हैं, एक इसके अंदर पेशियां हैं। ध्यान रखना, एक इसके अंदर कंकाल तंत्र है, एक इसके अंदर पेशीय तंत्र है। तो आपको इसमें से केवल पेशीय तंत्र को पढ़ना है, कंकाल तंत्र को नहीं पढ़ना। कंकाल तंत्र को नहीं पढ़ना, पूरी तरीके से स्किप कर देना, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। समझ गए मेरी बात को। अब देखो, सवाल बढ़ाने को तो कहीं से बना सकता है, हो सकता है वो ऑडियो से भी बना दे, लेकिन जो चीज सिलेबस में नहीं है उसको अपन कैसे पढ़े। समझ रहे मेरी बात को। फिर वो सिलेबस के बाहर सवाल देना चाहेगा तो वो कहीं से भी दे सकता है। तो इसलिए कोशिश करो कि सिलेबस के टू द पॉइंट रहो, आप इधर उधर ज्यादा भटको। समझे मेरी बात को। तो गमन एवं संचलन जो 20वां चैप्टर है, पेशीय तंत्र उसमें से पढ़ना है, कंकाल तंत्र नहीं पढ़ना। हड्डियों वाला जितना भी ढांचा मामला है वो कुछ नहीं पढ़ना, संधियां वगैरह जो हड्डियों की जॉइंट वगैरह है वो कुछ नहीं, केवल पेशीय तंत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो आपका तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय वाला चैप्टर है, उसमें आपको आंख पढ़नी है, कान पढ़ना है, मस्तिष्क पढ़ना है और तंत्रिका पढ़ना है। मतलब पूरा चैप्टर पढ़ना है, मतलब लगभग आपको पूरा ही चैप्टर ये पढ़ना है। उसके बाद में अगला है रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ना है। तो ये आपको समझ में आया क्लास 11 के अंदर क्या पढ़ना क्या छोड़ना, कौन कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए जो टोटली स्किप करने हैं। पहला चैप्टर क्लास 11 का जीव जगत, 7वां चैप्टर प्राणियों में संरचनात्मक संगठन यानी कि जंतु तक, 9वां चैप्टर जैव अणु, लेकिन स्टार मार्क मैंने कर दिया, पढ़ना है। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ना है, लेकिन एक तरीके से ये नहीं है। अगला चैप्टर खनिज पोषण, स्टार मार्क कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। और अगला चैप्टर गमन एवं संचलन में अस्थियों को नहीं पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर मैंने इस तरफ लिखे हैं ये बिल्कुल आप टोटली इसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। ये जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ कि ये दो चैप्टर आप पढ़ के जाए, ये तो जरूर पढ़ के जाए, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ये तो जरूर पढ़ के जाए। समझ के मेरी बात को। ये था 11th का माजरा। अब हम बात करेंगे क्लास 12th की। क्लास 12th के अंदर फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, पहला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। अगला चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हो, सिलेबस में नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं लिखा। आप सिलेबस को ढंग से देखो, कहीं इस चैप्टर का नाम नहीं लिखा। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है तो मत पढ़ो।
फालतू के अंदर देखो सवाल बनाने को बहुत चैप्टर है, टोटल 38 चैप्टर है, 38 चैप्टर, सवाल कहीं से बना लेगा। तो जो सिलेबस में नहीं है उसको फालतू पढ़ने से अच्छा है जो सिलेबस में है उसको एक बार और पढ़ लिया जाए। भाई बाहर की चीजें कितनी पढ़ सकते हैं अपन, अगर वो सवाल बाहर से देना ही चाहेगा तो कहीं से भी दे सकता है, जरूरी थोड़ी इसे लैंगिक जनन से ही दे, कहीं से भी दे देगा। तो ये सिलेबस में नहीं है तो ये मत पढ़िए, ठीक है। बाकी वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पढ़ना चाहें कि भाई मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, तो उसके ऊपर मैं आपकी कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता, ठीक है। अगला है मानव जनन, पूरा पढ़ने हैं आपको इसके अंदर। अगला चौथा चैप्टर जनन स्वास्थ्य, ये भी पढ़ना है। अगला चैप्टर है वंशागति तथा विविधता सिद्धांत, यानी कि जेनेटिक्स, जिसे अपन कहते हैं जेनेटिक्स। अब ये चैप्टर भी काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक इसमें हैं, लेकिन आपको जो है आपको इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको इसके अंदर 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला मेंडल के नियम, 3 नियम जो मेंडल ने दिए थे वो नियम आपको पढ़ने हैं, लेकिन साथ में एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण भी पढ़ ले, क्योंकि नियम किसके आधार पर, किस पर आधारित हैं, इन्हीं संकरण के ऊपर आधारित है। तो एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और मेंडल के जो 3 नियम हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एक टॉपिक तो ये। दूसरा टॉपिक सामान्य शब्दावली, यानी कि मेंडल ने जो है वो क्या क्या सामान्य शब्दावली, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, एलील क्या होता है, होमोजाइगस यानी कि समयुग्मजी क्या होता है, विषम युग्मजी क्या होता है, प्रभावी युग्म विकल्पी क्या होता है, अप्रभावी युग्म विकल्पी क्या होता है। तो ये जितनी भी सामान्य शब्दावली है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, उसका आइडिया आपको होना चाहिए। तो सामान्य शब्दावली का मतलब समझ गए। अगला है लिंग निर्धारण, एक इसमें टॉपिक लगता है लिंग निर्धारण, विशेषकर आपको दे रखा है मनुष्यों में लिंग निर्धारण, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। और लास्ट में आपको दे रखा है आनुवंशिक विकार, जितने भी आनुवंशिक विकार हैं, चाहे वो इसके अंदर आपका हीमोफीलिया हो, कलर ब्लाइंडनेस हो, ठीक है, जितने भी 5-6 ये प्रकार के रोग हैं, या फिर अगर मैं बात करूं टर्नर सिंड्रोम हो, जैकोब सिंड्रोम हो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, ये जितने भी प्रकार के आनुवंशिक रोग हैं उनको आपको कवर करना है। तो आपको अगर सिलेबस के आप अकॉर्डिंग रहना चाहते हो, टू द पॉइंट रहना चाहते हो, तो इस चैप्टर में ये केवल 4 पॉइंट पे आपको जोर देना है। और मेरा ये मानना है कि आप केवल इन 4 बिंदुओं पर ही ध्यान दें, क्योंकि सिलेबस में केवल ये 4 बिंदुओं की बात की गई है। अगला जो चैप्टर है जिसको अपन मोल बायोलॉजी कहते हैं, वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो चैप्टर है ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर को बढ़िया से और बहुत अच्छे से पूरा पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको जोर भी आएगा, मैं आपको कह दूं। अगर आप बायोलॉजी को हल्के में ले रहे हो कि रटने वाला है, तो ये चैप्टर पढ़ के देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बढ़िया चैप्टर है। तो उसके बाद में उद्ध विकास या विकास अपन कह सकते हैं, तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। अगला है मानव स्वास्थ्य और रोग, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके जो रोग हैं उसको अलग से दे रखा है कि प्रोटोजोआ जनित, जीवाणु जनित, विषाणु जनित और कवक जनित या हेलमिंथी जनित जितने भी रोग हैं वो आपको पढ़ने हैं। अगला जो नवा चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, ये चैप्टर नहीं पढ़ना, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है तो मत पढ़ना। अगला चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये भी नहीं पढ़ना, ये दोनों लगातार 9 और 10 आपको नहीं पढ़नी है। अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये चैप्टर पढ़ना है। और अगला जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ये भी आपको पढ़ना है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर पढ़ने हैं। और उसके बाद में जो 13, 14, 15, 16 इकोलॉजी के 4 चैप्टर हैं, जीव और समष्टि, पारितंत्र, जैव विविधता, पर्यावरण के मुद्दे, ये चारों चैप्टर बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पे कुल मिला करके अगर मैं बात करूं तो आपके क्लास 11th के अंदर कितने चैप्टर हैं, 22 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 22 चैप्टर हैं। और क्लास 12th के अंदर कितने चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं, यानी कि टोटल 38 चैप्टर हैं, 38 चैप्टर्स हैं। उन 38 चैप्टर्स में अगर मैं बात करूं आपको कितने चैप्टर्स छोड़ने हैं, कितने चैप्टर छोड़ने हैं, क्लास 11th के अंदर ये चैप्टर और क्लास 12th के अंदर ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। कौन सा चैप्टर है मैंने उसके आगे लिख दिया है, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन 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 मैंने आपको एक स्पेशल एडवाइस ये दी है कि कम से कम जैव अणु वाला चैप्टर आप पढ़ के जाएं। बाकी आप जितना चाहे छोड़ सकते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं भी यही कहूंगा नहीं पढ़ना है। भाई सिलेबस में नहीं है उस चीज को कैसे पढ़े। लेकिन जैव अणु वाला चैप्टर इसलिए पढ़ना है, मैं इसका रीजन दे रहा हूं आपको, कि आपके लास्ट में लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान और उसके 10 सवाल पूछेंगे। तो सामान्य विज्ञान के अंदर जैव अणु का बहुत बड़ा योगदान होता है।
समझ गए मेरी बात को? तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से जो है वो हमें छोड़ने हैं। समझ गए ना मेरी बात को? जो टॉपिक इन्होंने दिए ना वो इस प्रकार से दिए हैं कि लगभग आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें ये मत सोचना कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। टॉपिक वाला झमेला सिर्फ 2 चैप्टर में रहेगा। एक तो इसमें जेनेटिक्स वाले में ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं और एक इसके गमन एवं संचलन में 2 टॉपिक, मतलब एक कंकाल तंत्र और पेशीय तंत्र में से केवल पेशीय तंत्र पढ़ना है। इन 2 चैप्टर में ही टॉपिक का झमेला। बाकी जितने भी चैप्टर मैंने बताए वो सारे ही पढ़ने, कुछ भी नहीं छोड़ना, पूरे के पूरे चैप्टर आपको पढ़ने। समझ गए? अब मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने कौन कौन से चैप्टर छोड़े हैं। मैंने क्लास 11th के अंदर एक ये चैप्टर छोड़ा है और एक ये चैप्टर छोड़ा है। समझ गए मेरी बात को? एक ये चैप्टर और एक ये चैप्टर छोड़ा है और एक मैंने ये अस्थियां छोड़ी है। बाकी ये चैप्टर भी मैंने करवाया, ये चैप्टर भी मैंने करवाया। और अगर इधर की बात करूं तो इधर ये जो चैप्टर मैंने इस साइड में लिखे हैं ये 4 चैप्टर मैंने छोड़े। यानी कि कुल मिलाकर के मैंने टू द पॉइंट लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासेस डाली है। समझ गए मेरी बात को? और अब आपको भी समझ में आ गया कि कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है? और अगर आपका फिर भी कोई डाउट बच जाए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? पर्सनल जो टेलीग्राम है मेरा उस पर आप मैसेज डाल सकते हैं। बाकी लगभग आपकी चीजें क्लियर होगी। जो जो आपको डाउट था वो मैंने सारे इसके अंदर क्लियर कर दिए। ठीक है? तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। और भी कोई जेन्युइन डाउट आपका होता है, वास्तव में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको तैयारी के दौरान आता है, तो ये चैनल आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। बाकी फालतू की चीजें, फालतू के बकवास के लिए मैं डेली वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये मैं आपको पहले कह दे रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक जेन्युइन चैनल आपको मिले तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।